नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुजर स्वागत करता हूं आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। ये अपना जो साहित्य का जो चल रहा है, विश्व पुनर्जागरण में साहित्य का विकास जो चल रहा है, ये अंतिम है। इसके बाद चित्रकला चलेगी और वीडियो की आवाज को बढ़ा लेना फोन में, क्योंकि ये माइक नहीं है, विदाउट माइक के हो रहा है। तो फुल कर दो, इसकी फोन की आवाज को फुल कर दो। आज हम फ्रांसीसी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और अन्य जो डच, पुर्तगाल और जर्मन साहित्य है उसके बारे में इसी वीडियो में चर्चा कर देते हैं, निपटा देते हैं इसको इसी में। देखिए, सबसे पहले हम फ्रांसीसी साहित्य की हम चर्चा कर रहे हैं। रेब्लास नाम का एक विद्वान था, रेब्लास, जिसको हम बोलते हैं रेबला। तो रेबला को याद रखना है आपको, रेबला के नाम से। अब रेबला जो है, इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम है गर्गेंतुआ पेंटागुरुअल। गर्गेंतुआ पेंटागुरुअल, ये इसके ग्रंथ का नाम है। अब इस ग्रंथ के अंदर एक मठ की कल्पना की गई है। कैसा मठ? ऐसा मठ जिसके अंदर स्त्री और पुरुष जो है वो बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून कायदे के स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सके। ऐसे मठ की इसमें क्या की गई? कल्पना की गई। यानी कि स्त्री और पुरुष स्वतंत्र रूप से अपना क्या कर सके? जीवन यापन कर सके। तो ये मठ है स्त्री और पुरुष। इसको नोट्स रूप में आप, आपके पास अगर पहले देखो, जो किताब आपने खरीद रखी है या तो किताब होगी आपके पास या नोट्स है, तो उसके अंदर कोई नया पॉइंट मिलता है उसको ऐड कर लेना। बाकी आप रिवीजन करते चलिए, नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। स्त्री और पुरुष ये दोनों जो है, स्त्री और पुरुष स्वतंत्र रूप से जीवन यापन के लिए, स्वतंत्र जीवन यापन कर सके, ठीक। तो ये है क्या? एक ऐसे मठ की कल्पना की गई कि कौन से ग्रंथ में? गर्गेंतुआ पेंटागुरुअल जो ग्रंथ है। किसने लिखा था ये एक विद्वान था, फ्रांसीसी विद्वान रेब्लास। ठीक है। ये मोस्ट चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ऐसे नहीं है कि सब कुछ ही अड़ंगा कर दिया फ्री ना। मोस्ट जो चीजें परीक्षा में आपके आएगी ना, पेपर में जो पेपर आएगा ना, उसमें पेपर में आएंगी ये चीजें, वही पढ़ाऊंगा मैं, फालतू की अड़ंगे नहीं। तो ये रेब्लास है, इसका एक ग्रंथ है, इसमें ये चीजें कही गई है। अब आगे चलते हैं। हम ऐसे ही आनंद दिलाते हैं, रहते हैं बीच बीच में, हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर तो ये तो इसने ये ग्रंथ बोल दिया, बस मेन चीज यही है इसकी, और कोई फालतू बबंडर नहीं है इसका। अब हम चलते हैं एडिथ सेल के ऊपर। एडिथ जो सेल है ना, इसने क्या दिया था? इसने दिया था एक प्यास बोलते हैं जिसको, साहित्य का मूल मंत्र दिया था, प्यास। तो साहित्य का मूल मंत्र क्या दिया? प्यास। साहित्य मूल मंत्र, इरेजर, ठीक। साहित्य का मूल मंत्र दिया क्या? प्यास। अब प्यास कितने प्रकार की बताई इन्होंने? 3 प्रकार की। देखो, सबसे पहले तो बताई बौद्धिक प्यास, बौद्धिक, जिसको हम नैतिक बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, इंसान बुद्धि ग्रहण करने के लिए कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, उसकी भूख मिटती नहीं है, तो वो उसकी प्यास है। कुछ सीखने के लिए लालायित रहना। उसको जानकारी अब कम हो गई, मतलब जानकारी मिली, कब मिली जानकारी, उसके बाद उसकी और रुचि जागृत हुई, और जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो अपने मन को और दूसरी जगह भटका रहा है। तो ये है बौद्धिक और नैतिक, यानी कि ज्ञान प्राप्ति का प्यास, ज्ञान प्राप्ति की प्यास। फिर एक है अनुभव की प्यास, अनुभव की प्यास। और तीसरी है कौन सी? यथार्थवाद की प्यास। यथार्थवाद का मतलब क्या होता है कि जैसा देखा वैसा उसको याद कर लिया, लिख लिया, उसको बोलते हैं यथार्थवाद। तो एडिथ सेल ये है।
इसके अलावा एडिथ सेल ने एक चीज और कही है। क्या कही? कि जो इंसान है ना, मनुष्य है ना, वो ही हंसता है, मुर्दा हंसता नहीं है, यानी कि लाश हंसती नहीं है। तो मनुष्य हंसता है, मनुष्य हंसता है, मुर्दा नहीं हंसता, मुर्दा नहीं हंसता। किसने कहा? हंसता। ये कहा था एडिथ सेल ने। इनको आपको ऐसे याद रखना है। देखो, ये प्यास है, प्यास जब लगती है तो प्याला में पानी पीते हैं ना, प्याला, प्याला कटोरा, तो ये से है, तो से का मतलब से क्या? प्यास, प्यास का से, और प्यास किस में पिएंगे पानी? प्याला, तो ये ले हो गया, यानी एडिथ सेल, प्यास। समझ गए? तो ये है मेन पॉइंट, यहाँ आपको अंडरलाइन करना है। ये वाला ये पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है, प्यास वाला भी साहित्य का मूल मंत्र इसने दिया था। फिर गद्यंतरा पेंटाग्रुवल का ये ग्रंथ भी पूछ लिया, रैमलास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है ये भी पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिशन मोंटेन, ये मिशन मोंटेन को कहा गया है प्रथम आधुनिक व्यक्ति। बताइए क्या कहा गया? प्रथम आधुनिक व्यक्ति। किसने कहा? प्रथम आधुनिक व्यक्ति। ये कहा था एरिच आउबैक ने, एरिच आउबैक, एरी आउबैक, यानी कि वापस आऊं क्या, हरी। तो ये एरी बैक ने इसको क्या बोला? प्रथम आधुनिक व्यक्ति। इसी को क्या कहा जाता है? मिशेल मोंटेन को वाल्टेयर का अग्रगामी, वाल्टेयर का अग्रगामी, अग्रगामी। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहित्य और चिंतन के क्षेत्र में ही इसको कहा जाता है। उन्नति की है इसने कि कौन कौन से क्षेत्रों में कहा जाता है? साहित्य और साहित्य प्लस चिंतन के क्षेत्र में, चिंतन क्षेत्र में इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है वाल्टेयर का अग्रगामी बोला गया है। तो ये है मिशेल मोंटेन। फिर है मर्सिलियो, ये इसको आप मर्सिडीज के नाम से याद रख सकते हैं, मर्सिडीज, मार्शल रख सकते हैं इसको, मार्शलियो। तो इस मार्शल ने दूसरे ने एक ग्रंथ लिखा था, इसका नाम था डिफेंडर ऑफ पीस, डिफेंडर ऑफ पीस, यानी कि डिफेंडर गाड़ी आती है ना, तो ये मार्शल है जिसने क्या कहा? डिफेंडर ऑफ पीस ग्रंथ लिखा, डिफेंडर ऑफ पीस। इस डिफेंडर ऑफ पीस के अंदर इसने बोला कि ये जो पोप है ना ईश्वरा, इस पोप को ये जो राजा है कॉन्स्टेंटाइन, ये गलत शक्ति दे दिया, यानी कि उसके पोप की शक्तियों का क्या किया? इसने विरोध किया, उसकी आलोचना की। अब देखिए, ये जो बाइबलास जो था, ये इसने चर्च की आलोचना ही की। ये चर्च से ही वो होता था कि यार ये जो चर्च के पादरी पुदरी है ना, ये जनता के साथ में गलत कर रहे हैं। तो ये चर्च की आलोचना करने वाला कौन था? बाइबलास चर्च की आलोचना की, आलोचक, चर्च का आलोचक। तो डिफेंडर ऑफ पीस किसने लिखा? मर्सिलियो ने। और इसी डिफेंडर ऑफ पीस में क्या कहा गया? इसने कहा कि जो पोप है ना, पोप, इसको राजनीतिक शक्तियां मिली हैं, पोप की राजनीतिक शक्तियों का विरोध किया, राजनीतिक नीतिक शक्तियों को अनुचित बताया कि ये अनुचित है। और ये जो है, अच्छा पोप कौन था? जो पोप जो था, एक तो राजा होता है ऊपरी ऊपर, वो राजा नियुक्त करता है पोप को। जो चर्च होते हैं ना, जैसे अपने मंदिर होते हैं, उसके अंदर मैन पुजारी होता है। सारे मंदिरों का एक उत्तर दिशा में, दक्षिण में ऐसे 4 शंकराचार्य नियुक्त कर दिए जाते हैं कि भाई उत्तरी भारत में शंकराचार्य ये रहेगा, यानी कि सारे के सारे जो भी मंदिर, पीठ, खंड जो भी है ना, ये धार्मिक है, उनका एक गुरु महान आचार्य होता है। ऐसे ही यहाँ पर
पादरी पूदरी लगाते थे ना, इनका सबका आचार्य कौन था? पोप था, पोप। तो उसको पोप बोला जाता, उसकी नियुक्ति कौन करता था? राजा किया करता था। समझ गए? तो ये होती है पोप की नियुक्ति। तो पोप की जो राजनीतिक शक्तियां किसके द्वारा मिली थी? राजा के द्वारा, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा मिली थी इस पोप को शक्तियां। तो इससे मर्सिलियो ने क्या बताया? इसको अनुचित बताया कि ये जो है शक्तियां क्या है? अनुचित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अंग्रेजी साहित्य की हम बात करते हैं। देखिए, वो तो हो गया फिनिश, फ्रांसीसी साहित्य में यही है मोस्ट चीजें। अब हम चलेंगे इंग्लिश लिटरेचर की तरफ। देखिए, अंग्रेजी साहित्य के अंदर एक जो पहला विद्वान होता है उसका नाम है जोफ्री चौसर। इसको बोला जाता है अंग्रेजी साहित्य का होमर, अंग्रेजी साहित्य का होमर। और इसी को अंग्रेजी काव्य का जनक भी बोला जाता है, अंग्रेजी काव्य का जनक। इतालवी काव्य का जनक कौन है? यानी कि पद्य का जनक कौन था? दांते था। उसके बाद में इतालवी गद्य का जनक यानी कहानियों का जनक कौन था? बोकासियो था। पढ़ा रखा है मैंने पहले, सब कुछ क्लियर करवा रखा है, जाके देख लेना। और अंग्रेजी साहित्य का होमर किसको बोला गया है? जोफ्री चौसर को। जबकि अंग्रेजी साहित्य का जनक किसको बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा किसको? मार्ले को, क्रिस्टोफर मार्ले। उसको बोलेंगे अंग्रेजी साहित्य का जनक और पिता। जिसको होमर बोला गया, इसको बोलते हैं अंग्रेजी काव्य का जनक, अंग्रेजी काव्य का जनक। ठीक, तो ये है अंग्रेजी काव्य का जनक। अब इस जोफ्री चौसर ने भ्रमण किया, यात्रा की, फ्रांस की और इटली की। तो इटली के फ्लोरेंस नगर में ये जब गया जोफ्री चौसर है, तो वहां पर इस दांते और इससे मिला बोकासियो से। तो जब दांते से मिला, बोकासियो से मिला, तो इसका प्रभाव इसके ऊपर आया, दांते का और बोकासियो का इसका प्रभाव आया। अब ये दूसरा फ्रांस में जब गया ना, तो वहां पर एक कवि था गिलेन मैकेट, उसका प्रभाव भी इसके पास आया। कहाँ का कवि था वो? फ्रांस का। तो भाई साहब ये जो है ये भ्रमण के ऊपर गया। देखो, फ्रांस प्लस इटली भ्रमण किया इसने। इटली क्या किया? भ्रमण किया। तो देखो, मैं बिना लिखे, क्योंकि यहाँ अपने ग्रंथ भी लिखने हैं, ग्रंथों के नाम भी लिखने हैं। तो इटली में कौन कौन थे? देखो, दांते और बोकासियो। तो दांते और बोकासियो तो हो गए इटली के। फिर फ्रांस का कौन था? कवि गिलेम मैकेट। तो गिलेम जो मैकेट था, मैकेट बोलते हैं उसको, माकड़। तो गिलेम मैकेट और दांते बोकासियो, इनका प्रभाव पड़ा जब एक यात्रा के ऊपर गया जोफ्री चौसर, उसके ऊपर। इसकी जो रचनाएं हैं, कुल रचनाएं इसकी 3 हैं। सबसे पहली अगर रचना की हम बात करें इसकी, तो उसका नाम मिलता है अपने को क्या? ट्रायलस क्रेसिडा, पहली रचना है ये। फिर दूसरी जो रचना है इसकी, उसको बोलते हैं कैंटरबरी टेल्स। इन दोनों रचनाओं के ऊपर कौन से ग्रंथ का प्रभाव देखने को मिलता है? देखो, मोस्ट है चीज, परीक्षा में पूछ ली जाती है। इन दोनों रचनाएं जो ट्रायलस क्रेसिडा और कैंटरबरी टेल्स, इसके ऊपर एक बोकासियो की जो ग्रंथ, क्या था बोकासियो का ग्रंथ है, मैंने पढ़ाया था आपको। बोकासियो का एक ग्रंथ था डेकेमेरोन, जिसमें 100 कहानियों का संग्रह था। डेकोमेरोन जो 100 कहानियां थी, उसी डेकोमेरोन के अंदर आपको क्या मिलेगा? यूरोप में जो ब्लैक डेथ घटनाएं हुई थी वो भी देखने को मिलेंगी, और जो यूरोप के अंदर जो नैतिक भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसकी कहानियां भी देखने को मिलेंगी। हास्यास्पद कहानियां भी छोटी छोटी फ्रांस के मध्ययुगीन राजाओं की देखने को मिलेंगी। ये सब मैंने पढ़ा रखा है पहले ही, मेरे को याद है। अब देखना, आपको भी याद हो जाएगा जब आप पढ़ोगे तो, ठीक है।
तो ये ट्राइलस क्रेसिडा, कैंटरबरी टाइल्स और इनके ऊपर किसका प्रभाव मिलता है? बोकाचियो का एक ग्रंथ था डेकामेरोन। डेकामेरोन, इस डेकामेरोन ग्रंथ का प्रभाव किसके ऊपर रहा? इन दो ग्रंथों के ऊपर, क्योंकि सेम ऐसे की ऐसी इसने लिख दिया था, क्योंकि इटली के अंदर दांते बोकाचियो से मिला था, तो बोकाचियो के ग्रंथ डेकामेरोन का प्रभाव इनके ग्रंथ के ऊपर पड़ा। किसके ग्रंथ? टाइलस क्रेसिडा, कैंटरबरी टाइल्स, यानी कि जोफ्री चौसर की ग्रंथ के ऊपर। एक ग्रंथ और है इसका, जिसको हम बोलते हैं क्या, ये कोई वैसे ग्रंथ वरंत तो है नहीं, उसको सोनेट बोलते हैं। वैसे कविताओं को सोनेट बोला जाता है, वैसे कोई ग्रंथ वरंत नहीं है। दो मैंने ही ग्रंथ देखो, ये ट्राइलस क्रेसिडा और कैंटरबरी टाइल्स। और ये कैंटरबरी जो टाइल्स है ना, इसमें क्या कुछ है देखो। इस कैंटरबरी टाइल्स के अंदर, ये वाला कैंटरबरी जो टाइल्स है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, चल रहा है। इसके अंदर देखो जो है टॉमस वेकट, एक टॉमस वेकट, इसकी समाधि के ऊपर इंग्लैंड में 30 यात्री गए थे धार्मिक यात्रा के ऊपर। ये इसकी समाधि बनी हुई है इंग्लैंड में, इसकी एक समाधि है। इसके ऊपर समाधि पे धार्मिक यात्रा करने गए थे 30 लोग, और इन 30 लोगों ने आपस में एक दूसरे को कहानियां सुनाई। ये कितनी? 120 कहानियों का संग्रह है किसके अंदर? इस कैंटरबरी टाइल्स के अंदर। अगर आपको हो सकता है डीपली पूछ ले, आप जाए तो मिल जाएगा आपको ये चीजें, क्योंकि टॉमस वेकट है, ये बढ़िया आदमी था, धार्मिक आदमी था, चर्च से संबंधित था ये। तो राजा की इसकी पहले तो मित्रता रही बढ़िया तरीके से। 1170 में इसको फांसी दे दी गई थी राजा के द्वारा, वो आपको मैं ऊपर से बता रहा हूँ। तो जब ये टॉमस वेकेट मरा ना, ये मरा, फांसी दे दी इसको, अब ये गया तो इसकी समाधि बना दी, और समाधि बना दी तो ये समाधि के बनाते ही धार्मिक यात्राएं शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही यात्रा करने गए थे। अब ज़्यादा घुसने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर ऐसे लंबा हो जाएगा वीडियो। टॉमस जो मूर है ना, टॉमस मूर, इसको थॉमस मूर भी बोला जाता है। इसको भी लटकाएगा राजा फांसी पे, फंदे पे, समझो भी इसको। तो ये टॉमस मूर है, एक तो सरकारी नौकर था, ये सरकारी नौकर नियत्ता सोया, और ये नियत्ता भी था, ये सांसद भी था, और भाइया वकील भी था, ये सारे सब कुछ ही था। ये सरकारी नौकर भी था, सांसद भी था, वकील भी था, ठीक। अब इसने जो है ग्रंथ लिखा एक यूटोपिया नाम का, यूटोपिया, ये यूटोपिया नाम का एक ग्रंथ लिखा। अब यूटोपिया ग्रंथ के अंदर है, इस यूटोपिया ग्रंथ के अंदर क्या कहा इसने कहा कि भाई जो प्रकृति में समाज के अंदर जो सारी चीजें हैं उनके ऊपर सबका अधिकार है। एक व्यक्ति के बौद्धिक अधिकार नहीं है उसका कि किसी एक, मान के चलिए कि जहाँ भारत में लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, अंदर जा रही है, तो सरकार आकर के बोलेगी कि मोदी जी बोलेंगे आकर कि अरे कितने सांस लेता है, कितना तोलो इसको, धरो कांटे पे, आज कितना मर गया, ये सांस कितनी ले ली, पैसा गिर नीचे, ये नहीं। तो इसने इस यूटोपिया ग्रंथ के अंदर लिखा है कि समाज के अंदर सभी वस्तुओं के ऊपर सभी लोगों का क्या है, समान अधिकार है। किसने बोला भाई? ये टॉमस मूर ने, यानी कि समाज के सभी वस्तुओं पर, समाज के सभी वस्तु पर सभी का समान रूप से अधिकार, सभी का समान रूप से अधिकार। और इसने किसकी मांग की? इसकी मांग की
कि वैयक्तिक जो बौद्धिक अधिकार है ना उनके बहिष्कार की मांग की। वैयक्तिक बौद्धिक संपदा के अधिकार, संपदा अधिकार के बहिष्कार की मांग की। बहिष्कार की मांग कि कोई भी एक व्यक्ति के अंदर मत करो आप, ये जो समाज के अंदर जो भी संपत्ति है उसको एक व्यक्ति के अंदर नहीं करो, क्योंकि पोप के अंदर था, वो राजा के अंदर था ये सारी चीजें, इसलिए इसने विरोध किया किसमें, यूटोपिया में। अब जो यूटोपिया जो ग्रंथ है ना, ये यूटोपिया ग्रंथ प्लेटो का ये ग्रंथ हुआ करता था जिसको बोला गया है रिपब्लिक ग्रंथ। उस रिपब्लिक ग्रंथ के बाद में ही ये एक ऐसा ग्रंथ था जो पूरे पश्चिमी यूरोप के अंदर प्रसिद्ध हुआ, चर्चित हुआ। इसी को स्वप्नदर्शी कृति कहा जाता है। यूटोपिया ग्रंथ प्लेटो के रिपब्लिक के बाद सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था। प्लेटो के रिपब्लिक ग्रंथ के बाद रिपब्लिक, और कल का आज का रिपब्लिक डे भी है, यानी कि गणतंत्र दिवस। आप सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। चलो शुरू करते हैं। प्लेटो भाई इतना ही होता है, ज्यादा लफड़ा नहीं होता है, ठीक है। चलो, प्लेटो की रिपब्लिक जो ग्रंथ था ना इसका, इस ग्रंथ के समान ग्रंथ था ये, ठीक है। तो ये था कौन, टॉमस मोर, इसका एक ग्रंथ था। क्लियर। अब मिलाते चलो आप अपने नोट्सों के अंदर, ऐसे मत बैठो, ऐसे बाहटी बन के बैठ जाओ। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर जाओ। हाँ, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। देखो, जो इंग्लैंड में एलिजाबेथ थी ना, एलिजाबेथ, इस एलिजाबेथ का शासनकाल क्या था भाई? एलिजाबेथ का शासनकाल था 1558 से 1603 में, क्योंकि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। अब वो वहां नहीं चलेंगे यहाँ की कहानी सुनाई, वो अलग चलेगा मुद्दा। 1558 से 1603 में इसने क्या कहा? इसने कहा कि साहित्य के क्षेत्र में गाने जाने वाली चिड़ियों का घोंसला, इसने कहा इसके शासनकाल को। एलिजाबेथ के शासनकाल को क्या कहा जाता है? इसके शासनकाल को कहा जाता है क्या, कि साहित्य क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में गाए जाने वाली चिड़ियों का घोंसला कहा जाता है। गाए जाने वाली चिड़ियों का घोंसला कहा जाता है। चिड़ियों का घोंसला कहा जाता है। भाई ये लिखना पड़ता है पूरा, आप चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ठीक भाई। ये तो इसको क्या कहा जाता है, घोंसला। अब इसके शासनकाल में 3 प्रमुख नाटककार हुए हैं। 3 नाटककार कौन कौन से? नाटककार इसके शासनकाल में 3 नाटककार हुए हैं, जिनमें से जो पहला नाटककार था उसको बोलते हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ये बहुत ही बेस्ट विद्वान रहा है, शेक्सपियर। इसके बारे में इसके सारे ग्रंथों को भी पढ़ेंगे। ये और तो इसकी एक और हुआ था जिसको बोला गया है क्रिस्टोफर रोनाल्डो, नहीं होता वो, क्रिस्टोफर, और इसको बोला गया है क्या, मार्ले। और एक था इसको बोला गया है वेब जॉनसन। तो ये प्रसिद्ध क्या हुए हैं, 3 नाटककार इसके शासनकाल में, एलिजाबेथ के शासनकाल में। अब देखिए, एडवर्ड स्पेंसर जो था, इसने 2-3 ग्रंथ लिखे थे, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका एक ग्रंथ मिलता है जिसको बोलते हैं फेरी क्वीन।
अब ये आपको देखने को मिलेगा, भारत की प्रथम रेलगाड़ी थी फेरी क्वीन। फेरी क्वीन ये इसका ग्रंथ था, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था, ये परीक्षा में पूछा जाता है फेरी क्वीन। एक इसका ग्रंथ था जिसको बोला जाता है शेफर्ड कैलेंडर। शेफर्ड कैलेंडर ये सबसे पहला ग्रंथ इसी का, इसका यही था शेफर्ड कैलेंडर। और बस यही था इसका, दो ही ग्रंथ बाद काफ़ी लिखे थे इसने, बाकी ये दो ग्रंथ ही आपको बेस्ट फायदा देंगे, क्योंकि फेरी क्यों नहीं पूछा जाता है। ये तो मैंने आपको हो सकता है कोई दूसरा अटकड़ में पूछ ले, बट पहला ग्रंथ बता दो इसका फेरी क्वीन के अलावा, तो ये एडमंड स्पेंसर के क्या है ग्रंथ है। स्क्रीनशॉट लेते रहना और याद करना पड़ेगा इसको सबको। अब देखो क्रिस्टोफर मार्लोव, ये जो है मैंने अभी क्या बताया था, वहां पर क्या बताया था मैंने आपको, अंग्रेजी साहित्य का जनक इसको बोला गया है क्रिस्टोफर मार्लोव को। तो क्रिस्टोफर मार्लोव को बोला गया है अंग्रेजी साहित्य का जनक, जबकि अंग्रेजी काव्य का जनक किसको बोला गया है? अंग्रेजी काव्य का जनक मैंने अभी लिखवा दिया था आपको, किसको? जोफ्री चौसर को। देखो जोफ्री चौसर अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी काव्य का जनक और अंग्रेजी साहित्य का होमर बोला गया है, ना कि जनक, होमर है ये। और अंग्रेजी साहित्य का जनक किसको बोला गया है? क्रिस्टोफर मार्लोव को। तो अंग्रेजी साहित्य का जनक है, साहित्य का जनक कौन? क्रिस्टोफर मार्लोव। अब इसके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। मेन ग्रंथ है उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसको बोला गया है तैमूर लंग द ग्रेट, इसका पहला ग्रंथ ये है। फिर इसका जो दूसरा ग्रंथ है वो है एडवर्ड द्वितीय। फिर इसका एक ग्रंथ है जिसको बोला गया है कैम्बरलेन। फिर इसका एक ग्रंथ है जिसको बोला गया है क्या? इसको बोला गया है डॉक्टर फोस्टस। ये इसके कुछ क्या है ग्रंथ है। तो हो गए ये, डॉक्टर फोस्टस हो गया, कैम्बरलेन हो गया, एडवर्ड द्वितीय हो गया, तैमूर लंग द ग्रेट हो गया। एक ग्रंथ और लिख लो इसको, द जू ऑफ माल्टा। ये इसकी क्या है ग्रंथ है प्रमुख क्रिस्टोफर मार्लोव की। स्क्रीनशॉट लेते रहना, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। विलियम शेक्सपियर को देखो, यूरोपिडीज के बाद में इसको महान नाटककार माना गया है। पहले एक यूरोपिडीज हुआ करता था, जैसे अपने कालिदास तुलसीदास जी नहीं हुआ करते थे पहले, तुलसीदास जी हैं, कालिदास जी हैं, ऐसे ही वहाँ पर यूरोप में ये विलियम शेक्सपियर हुआ था। और उससे पहले जो मैंने अभी कालिदास और तुलसीदास की तुलना की है वो यूरोपिडीज था उस समय का, कालिदास तुलसीदास की तरह ही। तो यूरोपिडीज के बाद में प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली अगर नाटककार माना गया है तो किसको माना गया है? विलियम शेक्सपियर को। तो यूरोपिडीज के बाद प्रतिभाशाली नाटककार नाटक करता है। नाटककार ये कब का था? ये 5वीं सदी ईसा पूर्व, BC, बिफोर क्राइस्ट, 5th, यानी 5वीं सदी ईसा पूर्व का था ये यूरोपिडीज। और ये प्रतिभाशाली क्या था? नाटककार था। अब इसकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं उनकी, यानी कि इनके जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से ग्रंथ इसने लिखे थे विलियम शेक्सपियर ने, उनकी हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए मर्चेंट ऑफ फ्लोरेंस,
फ्लोरेंस, मर्चेंट ऑफ फ्लोरेंस। ये ग्रंथ इसने लिखा, किसने? विलियम शेक्सपियर। फिर इसका जो दूसरा ग्रंथ था वो था कौन सा? मिडसमर नाइट्स ड्रीम। फिर इसका जो नेक्स्ट जो ग्रंथ था उसको बोला गया है एज यू लाइक इट। फिर उस अगला है रोमियो जूलियट। फिर देखो ये ग्रंथ है सफेद वाले, वो तो उसको वैसे कहा गया है कि इसकी तुलना की गई है ब्यूरोक्रेसी से। फिर है अगला ग्रंथ हैमलेट। फिर एक ग्रंथ है जिसको बोला गया है मैकबर्थ। फिर एक ग्रंथ है जिसको बोला गया है ओथेलो। फिर एक ग्रंथ है इसको बोला गया है क्या? इसको बोला गया है किंग लियर। फिर एक ग्रंथ है इसको बोला गया है ट्वेल्फ्थ नाइट। फिर एक ग्रंथ है इसको बोला गया है क्या? इसको बोला गया है भाई साहब, इसको बोला गया है ट्वेल्थ नाइट हो गया, किंग लियर हो गया, ओथेलो हो गया, और हेमलेट हो गया, मैकबर्थ हो गया, रोमियो जूलियट हो गया, एज यू लाइक इट हो गया, मिडसमर नाइट ड्रीम हो गया, मर्चेंट ऑफ फ्लोरेंस हो गया। मर्चेंट ऑफ फ्लोरेंस। अब जो है इसका एक ग्रंथ है जिसको बोला गया है दे पेम्पेस्ट। फिर एक ग्रंथ है इसको बोला गया है, बस अब ज़्यादा याद नहीं होंगे आपके, इतना ही रहने देते हैं, तो आप याद नहीं कर पाओगे क्योंकि दम नहीं है आपकी इतनी याद करने की। और हो तो करके दिखाओ ना, करो लो, सबको याद करना है, भूलना भी नहीं है इसको। पिछला रिवीजन चलेगा ना अपना टेस्ट, एक वीडियो अलग बनाऊंगा 2-3 घंटे की, पूरा का पूरा चैप्टर ठोक दूंगा एक में ही, आर पार आ जाओ, रिपीटेशन देगी, तो ऐसे याद भी होने चाहिए ये सारे। ठीक है, तो बस इतना ही। इसके और भी हैं इसके ग्रंथ आएंगे, जो करवा रहा हूँ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो है उनको हम करवा रहे हैं। तो अब है अन्य, वो तो हो गए फ्री। अब अन्य के अंदर है इरेस्मस। देखो इसको इरेस्मस को बोला गया है यूरोप का विद्वान इरेस्मस को। इसका एक ग्रंथ है द प्रिज ऑफ फोली। इसका मतलब क्या हो गया? फोली। इसका मतलब हो गया क्या? द फ्रीज ऑफ फोली का मतलब हो गया मूर्खत्व की प्रशंसा, यानी कि मूर्खता की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ है ये। मूर्खत्व की प्रशंसा में इसका हिंदी अर्थ होता है ये। अब देखो ये जो है ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर ये इसने धर्म लपेटा सबको, राजा को भी नहीं छोड़ा, सामंत है उनको भी नहीं छोड़ा, उनकी दबा करके क्या की, व्यंग कसा उसके ऊपर। देखो राजा हो गई, और जो है सामंत, और जो है पोप, इन पर व्यंग कसा। किसने? इरेस्मस ने।
कहाँ का था ये? पोलैंड का निवासी था इरेस्मस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सर्वेंटीज है, ये कहाँ का था? ये था स्पेन का। सर्वेंटीज जो है ना, इस सर्वेंटीज ने एक ग्रंथ लिखा था क्विक डॉन क्विकजोट, डॉन क्विकजोट इसने लिखा, ये सर्वेंटीज ने लिखा। और इसने भी किसकी आलोचना की? राजा महाराजाओं के जिनकी आलोचना की, और जो आपके वो थे ना सूरवीर रे सामंत, उनकी भी दबा करके क्या की? आलोचना की। मार्टिन लूथर ने क्या किया? इसने बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया। बाइबल का जर्मन में अनुवाद, जर्मन में अनुवाद। ठीक। कोलोन्स कहाँ का था ये पुर्तगाल का था, पुर्तगाल का था ये। और वैसे इसकी ये जानकारी है कोलोन्स की, पुर्तगाल का था ये। सर्वेंटीज कहाँ का था? स्पेन का था। और ये ग्रंथ इसको याद रखना है आपको, डॉन क्विकजोट किसका है? सर्वेंटीज का। मार्टिन लूथर जो है, इसने बाइबल का क्या किया था? जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।